गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति और IAS-PCS बाय एग्जाम पर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो बोला था कि भाई उनके जो सजा दी गई थी 2017 में पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट द्वारा उनको पाकिस्तान के अंदर जासूसी और साथ ही साथ में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के चलते उनके ऊपर ये दोषारोपण किया गया था और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजाए मौत का ऐलान किया था। उसके बाबत भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले को उठाया गया। अब उसमें क्या नया कुछ चीजें निकल कर आई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में सुनाया था कि पहली चीज तो ये कि उनको काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, मतलब कि जो भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी हैं, भारतीय दूतावास के जो अधिकारी हैं, उनको कुलभूषण जाधव से जेल में मिलने दिया जाए। साथ ही साथ में उनके संदर्भ में वकील मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ में एक ऐसे मंच को प्रदान किया जाए जहां पर के कुलभूषण जाधव अपने पक्ष को रख सके, उनके पक्ष को रखा जा सके। ये सिर्फ एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कुलभूषण जाधव को लेकर के। कुलभूषण जाधव कौन थे? तो भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे और भारतीय पक्ष की तरफ से जो बातें रखी गई कि वो वहां पर व्यापार के सिलसिले में पाकिस्तान में थे, जिनके ऊपर गलत तौर पर जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाया गया और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट द्वारा उनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई। अब उसके क्रम में क्या क्या घटनाक्रम रहे, तो हालिया तौर पर आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बोला गया कि आपको कोर्ट के संदर्भ में क्या करना होगा कि आप जो है पहली चीज तो ये क्लियर करिए भारतीय पक्ष को कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है। अब ये मामला किसको लेकर था? ये मामला था पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन था, तो एक अध्यादेश को लाकर पाकिस्तान की संसद द्वारा इस केस को पाकिस्तान के किसमें जो सिविल कोर्ट, जैसे कि हमारे मिलिट्री कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो अगर उसके संदर्भ में आपको ये रहता है कि भाई उस पर विचार पुनर्विचार होना है या उसको मंच बदला जाए, तो ऐसे में आपने देखा होगा कई दफा सुप्रीम कोर्ट अपने पास केसेस को लेता है। इसी तरह से वहां पर भी अध्यादेश को लाकर मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन था, वो जो केस था आपका कुलभूषण जाधव का, उस केस को ट्रांसफर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। उस दौरान वकील को रिप्रेजेंट करने और भारत को अपना पक्ष रखने को लेकर बात की गई थी पाकिस्तानी कोर्ट द्वारा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बोला था कि भारत के पक्ष को, भारत को ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कितना क्षेत्राधिकार है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी निर्णय दिए गए हैं उनको लागू करवाना भी उनका काम है और उस वाद पर विचार विमर्श करना, उस वाद की सुनवाई करना भी उनका काम है। तो भारत अगर ऐसा नहीं चाहता तो देन वो अपना रखे, लेकिन ICJ के जो भी निर्णय वगैरह होंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही उसको लागू करवाएगा। अब हालिया दौर पर क्या हुआ है, तो हालिया दौर में इसमें जस्ट दूसरा एक डिस्प्ले जो आ रहा है, वो डिस्प्ले बात करता है कि अभी हाल ही में आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से एक बिल प्रोवाइड किया गया है। उस बिल को लागू जो किया गया है, उस बिल का जो अर्थ है वो है कि कुलभूषण जाधव के केस में पुनर्समीक्षा और पुनर्विचार को लेकर उनको अनुमति दी गई है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर कि ये दरअसल में क्या है क्या नहीं है। तो देखिए 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। मुख्यालय इसका हेग में, मतलब नीदरलैंड में स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ये काम करता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो लोग संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनके अलावा भी अन्य देश जो है अपने केसेस को उसके मंच पर उठा सकते हैं। साथ ही साथ में 15 न्यायाधीशों का एक उनका कंप्लीट इसमें नियुक्त होते हैं और कोरम की जो संख्या है वो 9 रखी गई है। एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते और इनके संबंध के वेतन वगैरह, भत्ते वगैरह जो भी है वो संयुक्त राष्ट्र जो है उनका निर्वहन करता है। अब यहाँ पर कई दफा दिमाग में कुछ चीजों को लेकर जैसे कंफ्यूजन होता है कि सर ICJ और ICC दोनों सेम है क्या? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है वो और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट था वो दरअसल में रोम संविधि के तहत 1998 में जो रोम संविधि आपकी लागू की गई थी उसके तहत उसको लागू किया गया था, उसके तहत उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 2002 से संविधि के लागू होने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने काम करना शुरू किया था। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसको लेकर बात करता है, तो वो 4 स्तर पर काम करता है, 4 प्रकार के विवादों के संदर्भ में देता है, जिनमें के क्राइम ऑफ अग्रेशन, वार क्राइम्स को लेकर बात करें या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और आपके नरसंहार मतलब जीनोसाइड। तो इन चारों से संबंधित जो भी केसेस होंगे उनके ऊपर सुनवाई करता है। अब इसमें आपको कई सारी चीजें चर्चा में रही थी वो आपको याद आ गई होंगी, जैसे कि श्रीलंका में
श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे ऑपरेशन के दौरान, लिट्टे एमोल्यूशन के दौरान में श्रीलंकाई सेना द्वारा जो वहां पर युद्ध की कार्रवाई की गई थी, जो सैन्य कार्रवाई की गई थी, उस पर आरोप लगा के वहां बने पे और वह जीनोसाइड हुआ। उसके अलावा अमेरिका के द्वारा इराक को लेकर और अफगानिस्तान को लेकर दोनों क्षेत्रों में अमेरिकी सेना द्वारा की गई कार्रवाइयों को भी उसमें संशय के नजर से देखा गया। यही रीजन था कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर और अमेरिका को लेकर जो है क्या था, कई सारी उहापोह की स्थिति रही थी। डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो आदेश पारित किया था जिससे कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो अधिकारी थे वो और उनके निकट संबंधी, उन दोनों को ही अमेरिका में प्रवेश से बैन कर दिया था। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है वो आज कुछ नई नहीं है कि ऐसा विवाद एकदम से आ गया। इसका विवाद पहले भी आ चुका है। बुश प्रशासन के द्वारा अमेरिकी जो कर्मचारी हैं उनके संदर्भ में अमेरिकी सर्विस मेंबर्स जो है प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक एक्ट लागू किया गया था, जो कि अमेरिकी कर्मचारियों को इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत कार्रवाइयों वगैरह जैसी चीजों से बचाता है। बचाने का मतलब क्या है कि उससे उनके बीच में एक स्पष्ट सीमा रेखा को एस्टेब्लिश करता है। मतलब कि एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया अमेरिकी कर्मचारियों को, जिसके अंतर्गत चाहे उनके सीआईए को लेकर बात करें या एफबीआई को लेकर बात करें या फिर अमेरिकी मिलिट्री को लेकर बात करें। ठीक, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। एक रोम संविधि के ऊपर आधारित है और जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सभी जो आपके यूएन के जो देश हैं उनके संबंधित, उनके अगर कोई विवाद होते हैं या उनके अलावा जो अन्य सदस्य हैं वो भी अपने केसेस को वहां पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस ध्यान रखेंगे। अब कुलभूषण जाधव के संबंध में आगे क्या विचार आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, उसके लिए हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये अब जो मैटर है इंटरनेशनल क्रिमिनल, अगर देखा जाए आईसीजे के डिसीजन का लागू होना भारत के लिए एक बहुत राहत बड़ी बात है कि ऐसे में कुछ उम्मीदें जगी हैं कि हो सकता है उनके संबंध में कुछ अग्रिम कार्रवाइयों में शायद हो सकता है आगे चल के रिहाई हो या कुछ एक समझौता या निष्कर्ष निकल कर आए, कोई एक तरफा मामला ना रहे। ठीक है, तो भारतीय पक्ष को भी सुने जाने की पूर्ण इसमें जो है अब संभावनाएं पूरी तरह से जाग चुकी है। ठीक है, तो आईसीजे में जब भारत ने अपना पक्ष रखा था तो भारत के पक्ष में यह फैसला आया है। ठीक, और पाकिस्तान को उस पुनर्विचार को लेकर, साथ ही साथ में काउंसलर एक्सेस हो, चाहे वकील की नियुक्ति को लेकर बात हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस का ट्रांसफर करना, यह भी भारतीय पक्ष की एक जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी, शॉर्ट सेक्शन था, उसके लिए इतना ही। आगे फिर से किसी और शॉर्ट सेक्शन को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।